तो हम चर्चा कर रहे थे त्रिदोष की चिकित्सा, उपचार का समय और शाखा से कोष और कोष से शाखा तक में जाने के कारण और लक्षण, और आम व निराम दोष चिकित्सा व अभेद व औषध सेवन काल। औषध सेवन काल की चर्चा चल रही थी, तो हमने औषध सेवन के बारे में जानने का प्रयास किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि किसकी चिकित्सा क्या क्या होगी। तो वात की चिकित्सा को हमने जाना। वात की चिकित्सा के बाद में फिर हमने पित्त की चिकित्सा की चर्चा की, और फिर पित्त की चिकित्सा के पश्चात फिर हम कफ की चिकित्सा की चर्चा की। दोषों का संसर्ग होने पर उपचार, यानी साथ में हो जाए, दो दो दोष हो जाए एक साथ में, तो फिर क्या किया जाए। ऐसी कंडीशन में हमने देखा कि पहले वात की चिकित्सा, फिर पित्त और कफ, क्रमबद्ध तरीके से हमने चिकित्सा के बारे में चर्चा की। उसके बाद में हमने चर्चा की थी औषध सेवन काल। औषध सेवन काल कौन से रोग में कब कब होगा, खाली पेट कब लेना है, भरे पेट कब लेना है, खाने के साथ कब लेना है, ये हमने जानने का प्रयास किया। ऊर्ध्व जंतु यानी शरीर के चेस्ट से ऊपर के जो रीजन है, चेस्ट रीजन से ऊपर, निशा यानी अर्धरात्रि में इनकी औषधियों की सेवन की जाती है। जब कभी भी आएगा क्रम तो इस तरह से चलेगा। तो हमने लगभग ये चैप्टर पूरा कर तो लिए हैं। अब हम कोई आगे विशेष दूसरा चैप्टर ले लें। इस प्रसंग में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं, बाकी मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि सभी चीजें लिखी पड़ी हैं, इसमें कुछ विशेष बात है नहीं। इसलिए आज हमने एक नया विषय और लेते हैं। नया विषय मैं भी जस्ट शेयर कर देता हूँ उसको भी। द्विविधि उपक्रम हमने शायद जान लिया है या बाकी है। बाकी है दादा। द्विविध उपक्रम बाकी है। जी जी। तो द्विविध उपक्रम लेते हैं, और द्विविध उपक्रम में हम सबसे पहले दोष अनुक्रमणी का तो हो गया ना। नहीं दोष दादा, याद नहीं आ रहा मुझे। दोष भेदीय विज्ञान।
ये लास्ट क्लास आप देख लीजिए ना, लास्ट क्लास का क्या था, आपने देखा नहीं है अभी तक? लास्ट क्लास यही चल रहा था। दादा लास्ट क्लास में मैं एब्सेंट थी इसलिए पता नहीं मुझे। चलिए कोई बात नहीं, आज दोष मैंने भेदी जो ग्रुप विज्ञान। में डाला है ना, इसका रिकॉर्डिंग 2 बार डाला। नहीं सर, वो कल वाली क्लास का नहीं है, मैंने देखा है, मतलब लास्ट क्लास का नहीं, उसके पहले की रिकॉर्डिंग है। लास्ट क्लास सैटरडे के पहले का। हाँ जी हाँ जी, उसका मैंने देखा है, उस क्लास में मैं प्रेजेंट थी। उसमें वही त्रिदोष की चिकित्सा का था, मतलब किस तरीके से दोषों को ठीक करना है। चलिए कोई बात नहीं, आज हम दूसरा एक और मैंने योगी जी को शेयर कर दिया, वो ग्रुप में आपको शेयर कर देंगे, वैसे आपके यहाँ पे दिख रहा है। तो हम जी दोष भेदीय अध्याय पढ़ते हैं, दोष भेदीय विज्ञान जिसको बोलते हैं। दोष के भेद कैसे हो सकते हैं, दोष का विवेचन कैसे हो सकता है, ये हम जानते हैं। तो हमारे जो शरीर में दोष विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, उनका भेदन किस प्रकार होगा, आयुर्वेद की कल्पना में हम आज उसकी चर्चा कर लेते हैं। इस अध्याय में हमें जानना क्या है, त्रिदोष के कर्म, कार्य क्या हो सकते हैं, त्रिदोष के भेद, उनके प्रकाप और प्रकोप के कारण, संचय शमन, संचय कब कब होगा, किन किन दोषों का, क्या ये हो चुका है, मुझे ध्यान है जहां तक नहीं हुआ है। हो चुका दादा, ये तो हो चुका था, शमन, संचय और संचय शमन रोगों की उत्पत्ति के लिए ये हो गया। एक मिनट में पीडीएफ चेक कर रहा हूँ। जी जी। दोष उपकरणीय अध्याय अपन ने पिछली बार किया था, और दोष विज्ञान आय जिसमें 7 प्रकार की धातुएं, उनके लक्षण, कर्म, इनको हमने जानने का प्रयास किया था। दोषादि विज्ञान आय, है ना। इस अध्याय में हमने क्या देखा था, सामान्य कर्म, वृद्धि और क्षय के लक्षण और ओज का वर्णन हमको जानने को मिला। ठीक हाँ है, जी, ये दोषादि तो विज्ञान। दोष विधीय विज्ञान। ठीक है, अब आया है दोष उपकरणीय, वो हमने पिछले अध्याय में जाना था। दोष विज्ञान आय देख लिया, ऋतुचर्या को हमने पढ़ लिया, है ना, 6 ऋतुओं के बारे में हमने देखने का प्रयास किया। अधारणीय वेग हमने देख लिया, द्रव्य विज्ञानीय हमने समझने का प्रयास किया था। उसके बाद में रसों का विवेचन हो गया है, और दिनचर्या का अध्याय भी हो चुका है। बस ये हुए हैं। आज वाला जो हमने शुरू किया है, ये वाला दोष का संचय कब होता है, क्या, ये मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है कि ये हुआ हो। आप बता दीजिए, हो गया है तो नेक्स्ट में ले लेता हूँ। नहीं सर, करवा दीजिए आप। मेरे नोटिस में, क्योंकि मैंने ललित जी को रेगुलर एक एक चीजें वो शेयर कर रहे थे ना, तो उनको ये सारी जी चीजें शेयर की हुई है, जी जिसके कारण जो है मैं उनके उसमें पीडीएफ में ये वाला पीडीएफ नहीं देख पा रहा हूँ। जी। इसका मतलब ये नहीं हुआ है, नहीं इसका मतलब जी मैंने दिया ही नहीं है, तो हुआ कहाँ से, राइट। जी। तो आज हम इसी की चर्चा कर लेते हैं। दोष भेदीय,
इनके भेद कैसे प्रकट होंगे, जानकारियां कैसे लगेंगी, ये थोड़ा सा विषय इसका जानने है। तो हम दोष विधि की चर्चा कर लें। और इस अध्याय में त्रिदोष के कर्म, त्रिदोष के कार्य क्या है, भेद है। हालांकि ये क्योंकि सब मिलते जुलते हैं आपस में, थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें, तो उस अंतर को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके प्रकोप के कारण क्या हो सकते हैं, कोई दोष हो रहा है, प्रकट हो रहा है, तो उसके प्रकोप के कारण क्या होंगे, संचय कब कब होगा, इकट्ठा कब होता है दोष, शमन, उसका ऑटोमेटिकली शमन जो है शारीरिक दृष्टिकोण से कब कब हो सकता है रोग उत्पत्ति के लिए, प्रयुक्त रोग मार्गों का वर्णन किया गया है। तो रोग के जो कौन से मार्ग से रोग आता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, ये हमने इसमें वर्णन मिलता है। वात, वात का स्थान हम देख चुके हैं, लेकिन ये बार बार क्योंकि रिपीट हो रहा है उसमें, इसलिए मैं आपको ये बता भी देता हूँ कि नाभि के नीचे वात का स्थान कहा गया है। पक्वाशय, कटी, बाकी ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। अस्थि और त्वचा, ये मुख्य स्थान ये है। पक्वाशय इसका मुख्य स्थान है। 5 प्रकार के भेद हैं, उदान, प्राण, प्राण उदान, समान, व्यान और अपान वायु। 5 प्रकार की वायु हैं, क्योंकि हम कर चुके हैं ये। और कुछ एक चीजें जो छूट गई हैं, मैं जहां मेरे को ध्यान आएगा मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करता जाऊंगा। प्राणवायु का स्थान सिर में रहते हुए, हालांकि ये हो चुका है, ये मैं आपको दूसरे अध्याय के माध्यम से व्यक्त कर चुका, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। थूकना, चीखना, ये सारी चीजें हो गई। 5 प्रकार के भेद हैं, जिसमें प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान वायु। तो प्राण वायु का हमने देखा था कि ये क्या है, कर्म, इसका कार्य क्या होगा, थूकना, चीखना, उदार, निश्वास, अन्न का प्रवेश करना, बुद्धि, मन, हृदय, इंद्रियों को धारण करना, ये सारा क्रम हो गया। उदान वायु का भी हमने वो देख लिया, छाती के नीचे रहते हुए नाभि, ये नासा नाभि व गले के आसपास ही गति करता है। ठीक है, तो वाणी की प्रवृत्ति इसी से होती है, उत्साह, ऊर्जा, बलवण व स्मृति को, मतलब इसी से सारी चीजें होती हैं। तो वात वाला तो अपन इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हम ये कर चुके हैं, इसके कर्म जान चुके हैं। ऐसे पित्त के स्थान और कर्मों के बारे में भी हम देख चुके हैं, अष्टांग हृदय के माध्यम से भी चर्चा आई हुई है, कहाँ कहाँ स्थान है उनका, कैसे कैसे इसका प्रभाव बढ़ता है, घटता है। जी, ये पीडीएफ मिलेगा? योगी जी ग्रुप में शेयर कर देंगे, मैंने ओके उनको कर दिया है ना, कर दिया, ग्रुप में शेयर कर दिया। ओके, थैंक यू। तो कफ जो है हमारे 5 प्रकार के, अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक और श्लेषक, ये हमारे 5 प्रकार के कफ हैं। इनकी भी हम चर्चा कर चुके हैं गहराई में, इनसे कहीं ज्यादा अपन कर चुके हैं दूसरे अध्याय में। अब थोड़ा सा दोषों का संचय और प्रकोप, ये थोड़ा शायद मुझे संशय है कि ये वाला टॉपिक उसमें नहीं आया होगा। आहार विहार के दोषों का अपने स्थान में वृद्धि करना, ये सब जो क्रम देखते हैं। तो दोषों का संचय कैसे होता है, संचय आहार विहार से दोषों का अपने स्थान में वृद्धि करना, यानी अपना जो स्थान है, आप दोषों का स्थान आप देख चुके हैं, कौन कौन से स्थान है, कहाँ कहाँ है, राइट, वो तो हम सीख चुके हैं।
अब क्या है, संचय जो है, संचय कैसे हो रहा है इसका और प्रकोप कैसे हो रहा है। तो संचय कब होगा, संचय आहार विहार से दोषों का अपने स्थान में वृद्धि करना, यानी जो उनके अपने अपने जो स्थान है वहीं उनका इकट्ठा होना पाया जाएगा स्वाभाविक रूप से। बढ़ेगा तो वहीं बढ़ेगा ज्यादा और घटेगा तो भी, वैसे तो पूरे शरीर में है लेकिन अपना अपना एक स्थान निहित है, वहां पर ज्यादा उसका संचय दिखेगा। तो जो दिखेगा संचय तो उसका प्रकोप भी होगा। तो प्रकोप भी होगा, तो प्रकोप आने से पहले ही हम लोग उसका उपाय कर लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बच जाते हैं ऐसी समस्याओं से। तो कई जगह तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि हम उनको बचाव कर सकते हैं संचय प्रकोप से। प्रकोप में क्या होगा, आहार विहार से दोषों का अपने स्थान छोड़कर अन्य स्थानों में चले जाना। पहले क्या होगा कि जो स्थान है पर्टिकुलर, वहां क्या होगा, उनका इकट्ठा होना होगा। तो पर्टिकुलर स्थान में दोषों का इकट्ठा होना पाया जाएगा। जब दोष ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, वो दूसरी जगह पर जाना, शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो वो प्रकोप काल होगा। जब वो एक जगह बहुत, कहते हैं ना, जैसे पानी में घड़ा भर जाता है, पाप का घड़ा भर जाता है तो बाहर निकलता है ना, तो वैसे ही यहाँ पर भी सिस्टम माने कि प्रकोप क्या होगा, प्रकोप यानी एक स्थान पर जब ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो अपना स्थान छोड़ करके, अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे अन्य स्थानों पर जाना, ये ही प्रकोप काल कहलाता है। प्रकोप का समय, प्रकोप की विशेष व्यवस्था यही है आयुर्वेद के दृष्टिकोण में। शमन कैसे होगा, तो दोषों का स्वतः स्व स्थान लौट कर आना, प्रमाण स्थापित करना, यानी वहां दोष जब अपने स्थान से कहीं दूसरी जगह चला गया है और वापस स्वतः खुद ऋतुचर्या जैसी बदलती है तो घटता पड़ता रहता है, तो वह वापस जब वो उस स्थान पे उसका कमी हो जाएगी तो वापस से वो अपने दोषों को, मतलब खुद से खुद प्रकृति शरीर को, शरीर की जो प्रकृति है ना, वो विशेष व्यवस्था ऐसी बना के रखती है शरीर की कि वो वापस से खुद शमन कर जाए। तो यही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो आपको ये सब करने के लिए विवश करती है। ये तीनों स्थितियां प्राकृतिक रूप से आती और जाती रहती है। ऋतुओं के अनुसार दोषों का संचय प्रकोप शमन होता रहता है। तो दोषों का संचय और प्रकोप शमन का काल क्या है, कौन से समय होता है ये ऐसा। जैसे वात का हम मान लें तो वात का संचय कब होगा, गर्मी के दिनों में। वात का संचय गर्मी के दिनों में होगा और प्रकोप कब होगा इसका, वर्षा के ऋतु में। और शमन कब होगा, शरद ऋतु में। आपने देखा होगा गर्मियों में प्रकृति में वात का संचय होता है। कैसे होता है, हम सब देखते हैं, शरीर के अंदर बाहर सब तरफ वात ही वात दिखाई देता है। कैसे, गरम गरम हवाएं चलती हैं, लू चलती है, ये गर्मी का मौसम है। ये प्रकृति के अंदर ही एक विशेष व्यवस्था है, तो वो शरीर भी उससे प्रभावित होना तय है। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीजें, द्रव्यों का प्रयोग करते हैं जो कफ को बढ़ा दें शरीर में। तो ऐसे कफ बढ़ाने वाले हम यदि प्रयोग करते रहते हैं तो संचय नहीं होगा। संचय नहीं होगा तो प्रकोप नहीं होगा, प्रकोप नहीं होगा तो बीमारियां ही नहीं आएंगी, है ना। और छोटा मोटा कुछ हुआ भी तो वो शरीर अपने आप उसका शमन कर देगा। ऐसे ही पित्त का समय अभी चल रहा है, बरसात ऋतु में ये पित्त बढ़ जाता है सबको। अब
आप देखते होंगे शरीर के ऊपर किसी के छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, किसी के लाल चकत्ते हो गए हैं, किसी के लाल छोटी छोटी फुंसियां हो गई हैं, किसी के अलाइयाँ हो गई हैं, उसमें से छोटा मोटा पानी रिस रहा है, किसी के तो ब्लड रिस रहा है। ये सारा क्रम जो है देखने को मिलता है। और पाँव के तलवों में जलन हो गया, कहीं बाकी जगह पर जो पित्त के स्थान है वहां पर जलन, आंखों में जलन, आंखों के आसपास जलन, ये आंखें लाल होना, ये सारे क्रम इस समय देखने को मिलते हैं। इससे जुड़ी हुई बीमारियां सारी आपको इसी समय मिलेंगी, क्योंकि वर्षा के समय में क्या होता है, पित्त का संचय हो रहा है। संचय होगा, इकट्ठा होगा तो कोई ना कोई तो बीमारियां तैयार करेगा ही। और शरद ऋतु में क्या होगा, इसका प्रकोप होगा, पित्त अभी बढ़ेगा, लेकिन आप देखोगे शरद ऋतु कब से शुरू हो रही है, नवरात्रि के आसपास। नवरात्रि में आप देखोगे कीट पतंगे एकदम से उड़ने लगते हैं, सारे कीड़े मकोड़े के, कहते हैं ना चींटियों के भी पर निकल आते हैं, तो उस समय ये सब उड़ने लगते हैं। क्यों उड़ने लगते हैं? क्योंकि इस समय इनका पित्त भी, उनके भी पित्त बढ़ गया होता है, तो वो एक जगह रुक नहीं पाते। गलती से उनके शरीर में इतना पित्त बढ़ा होता है, गलती से आपके शरीर में कहीं घुस जाते हैं तो फपोले हो जाते हैं। अब आप सोचिए, प्रकृति के अंदर भी बाहर भी, शरीर के अंदर भी बाहर भी, सब तरफ पित्त ही पित्त है, तो इससे प्रकोप होना तो तय है। तो शरद ऋतु में उस समय प्रकोप शुरू हो जाता है। नवरात्रि के समय आपने देखा होगा लोगों को उसी समय एसिडिटी वगैरह ये सारे होते हैं। शमन कब हो जाता है? हेमंत ऋतु, ये इसकी जो नेक्स्ट वाली जो ऋतु आती है उसमें शमन हो जाता है, स्वतः शमन हो जाता है। क्यों होता है कि टेम्परेचर शरीर का मतलब वातावरण में टेम्परेचर में कमी आने लगती है, सर्दी बढ़ने लगती है। सर्दी में ऑलरेडी हमको पित्त इकट्ठा चाहिए, नहीं तो हमारी अग्नि शरीर की बुझ जाएगी। सर्दी बाहर से उस पित्त को खुद ब खुद बैलेंस करने लगती है, इसलिए ऑटोमेटिकली वो शमन होने लगता है। जितना वैसे देखा जाए तो प्रकृति आपको सर्दी से बचने के लिए पित्त का संचय कर रही है ना। जरूरत से ज्यादा पित्त यदि संचय हो जाएगा तो बीमारियां आएंगी। ये प्रकृति खुद आपको जीने के लिए अपने रास्ते दे रही है खुद। अब उसके साथ जब हम छेड़छाड़ करते हैं, जब जाके हमको बीमारियों का प्रकोप झेलने मिलते हैं। कफ, कफ का समय, कफ का संचय का समय कब है? कब? शिशिर ऋतु में। सर्दी जैसे आएगी ना, आप देखोगे शिशिर ऋतु में आपका वजन बढ़ने लगता है शरीर में। तो क्या हो रहा है? कफ का संचय हो रहा है। 3-4 किलो 5 किलो तक लोगों का वजन बढ़ जाता है। और फिर क्या होगा? वजन बढ़ गया शरीर में, फिर प्रकोप होंगे। प्रकोप क्या होगा? शरीर में कुछ न कुछ जाम होगा, ट्रैफिक जाम होगा, है ना, क्योंकि कफ इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होकर के जमने लगा। जमने लगेगा तो क्या होगा? कहीं किसी नाड़ी में जम गया, किसी नस में जम गया, किसी पेट में जम गया, तो भूख कम लगना, ऐसे क्रम देखने को मिल सकते हैं। और क्या क्या होता है? और कफ बढ़ता है तो वजन के बढ़ने के साथ साथ और भी बहुत सी बीमारियां जो कफ से रिलेटेड बीमारियां हैं वो बढ़ने लगती हैं। तो इसका प्रकोप का समय कौन सा हो गया? बसंत ऋतु में हो गया। बसंत ऋतु में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा सुस्ती आना, आलस आना। सर्दी में भी आपको देखो जल्दी से नींद आ जाती है ना, संचय हो रहा है, कफ संचय हो रहा है। तो कफ क्या कर रहा है? कफ की वृद्धि के लक्षण वो साथ दिखेंगे। उसी चीज का संचय होगा तो उसका लक्षण भी दिखना लगेगा। तो कफ का लक्षण क्या है? नींद आना, भारीपन, शरीर में काम करने की इच्छा नहीं होना। अभी किसकी इच्छा होती है सर्दी के दिनों में बाहर निकलने की? आराम से रजाई देवता जो मिल जाते हैं तो फिर वो बाहर निकलता ही नहीं बंदा। सुबह भी मान लो उसको कहीं काम पे नहीं जाना है, जिस दिन छुट्टी होती है तो वो बड़े मजे से रजाई देवता से परमिशन ही नहीं मिलती बाहर निकलने की, है ना। तो ये सारे क्रम जो देखने को मिलते हैं, यानी डले रहने की, पड़े रहने की इच्छा करती है। शरीर भी भारीपन महसूस कर रहा होता है। तो यही इस प्रकार के प्रकोप है। और ज्यादा बढ़ जाएगा तो कफ से रिलेटेड बढ़ जाएंगे रोग। कौन कौन से बढ़ सकते हैं? कफ के, फैटी लीवर हो गया, इसी समय आपका फैट बढ़ना शुरू होगा। लीवर में, नसों में, नाड़ियों में जमाव। तो ऐसे जमाव के जो रास्ते हैं ये यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। तो प्रकोप का शमन कैसे होगा? ग्रीष्म ऋतु में अपना कफ क्या होता है? बॉडी से पिघलने लगता है। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती
कफ पिघलने लगेगा, प्रकृति में भी कफ पिघलने लगेगा। कफ जैसे ही पिघलेगा तो फिर क्या होगा, शरीर का वजन अपने आप कम हो जाएगा। हम सोचेंगे कि हमने तो वजन कम करने की कोई दवा खाई थी, उससे वजन कम हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। दवा हवा सब हवा हवा है, तो ये बिजनेस की हवा है, ये लगती रहती है। हम लोग इनके चक्करों में आके उनका धंधा बढ़ा रहे होते हैं और अपना मंदा कर रहे होते हैं। तो इस ग्रीष्म ऋतु में मार्च अप्रैल में आप देखेंगे जैसी गर्मी शुरू होगी, उसी समय हमको पंचकर्म करने की भी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि कफ पिघल रहा होता है शरीर में। कफ पिघल रहा होता है तो उसमें प्रकृति को सहयोग कर दो। पंचकर्मा में क्या हो रहा है, शरीर के दोषों को बाहर निकाला जा रहा है। कफ भी क्या है, दोष ही है एक प्रकार का, कुछ इकट्ठा हो गया था, उसको बाहर निकाल देना है। तो इस तरह से वेरी सिंपल, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। संचय अवस्था में विपरीत गुणों की इच्छा होती है। जैसी संचय की अवस्था होती है उस समय क्या होता है, विपरीत गुणों की इच्छा होती है ना। जैसे सर्दी के दिन है, ठंडा होगा, ठंडे में क्या हो रहा है, कफ जम रहा है। अब आपको पीछे गर्म चीज पीने की इच्छा होगी, सूप पीने की, टमाटो सूप या इस टाइप की चीजें आपको ज्यादा अच्छी लगेगी। चाय कॉफी, गर्म दूध, दूध भी है तो कोई खाना है तो गर्म अच्छा लगेगा, है ना। ऐसे समय में आपको सब चीजें गर्म, यानी उसकी विपरीत गुण। रोग उत्पत्ति या अस्वस्थता प्रकट नहीं होगी, उसमें रोग की उत्पत्ति नहीं होगी संचय काल में। और क्या होगा, अस्वस्थता प्रकट नहीं होती। जबकि प्रकोप काल में रोगोत्पत्ति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही प्रकोप काल आएगा तो रोगों के लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, संचय के कारण क्या हो सकते हैं और प्रकोप के कारण क्या होते हैं और शमन के कारण क्या है। शमन क्यों हो जाएगा, अपने आप से शमन क्यों हो जाएगा भाई, ऐसा क्या हो जाएगा। तो वात के संचय के कारण क्या है। जैसे ही आपने देखा ऊपर लिखा हुआ है, वात का संचय ग्रीष्म ऋतु में हो रहा है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या हो रहा है, उष्ण युक्त रुक्ष आहार। संचय का कारण क्या है, हम जब भी वात का संचय हो रहा होता है गर्मी के दिनों में, उष्ण यानी गर्म चीजें का प्रयोग करें, उष्ण युक्त यानी गर्मी शरीर में पैदा करने वाली, और रुक्ष आहार, ड्राई आहार, जो शरीर में सूखापन लाए, ड्राइनेस लाए, ऐसे आहार का यदि हम सेवन करेंगे तो क्या होगा, संचय होने लगेगा। इसका वात का, तो वात का संचय क्यों होगा, उसके कारण क्या होंगे, उष्ण युक्त रुक्ष आहार ग्रहण करना। हम खुद ही ऐसे ही करते हैं। कुछ वात जैसी गर्मी के दिनों में कोई बाहर से आता है, उसको चाय पिलाएंगे तो क्या होगा, और ये रुक्षता लाएगा बॉडी में, और गर्म भी है। तो चाय कॉफी के बजाय हम क्या दें उसको, दूध दें, मिल्क शेक दें, ऐसा कुछ दें, है ना। तो उस समय ये क्या कर रहा है, इसलिए भगवान ने आपके लिए इस समय गर्मी के दिनों में आम, मैंगो भेजे होते हैं। आम क्या करता है शरीर में, आम पकने के बाद में तासीर में ठंडा है, कच्चा आम तासीर में गर्म, ठीक है, ऐसे समझो उसको। तो जब ये आम पक जाएगा तो क्या करेगा, आपके शरीर में कफ की वृद्धि करेगा, यानी वजन बढ़ाने का काम करेगा। मैंगो क्या कर रहा है, आम बढ़ाता है, और केला भी वजन बढ़ाता है। इस समय खूब केले भी आते हैं, आम भी आते हैं, आप खाइएगा। आजकल तो खैर 12 महीने हम लोग सब चीजें उगाने लग गए। लेकिन जो ऋतु की चीजें हैं वो इस प्रकार हैं। तो रुक्ष आहार और उष्ण आहार का यदि हम संचय के काल में सेवन कर रहे हैं
है ना। उस समय कुछ लोग चना भुना हुआ खा रहे हैं तो बड़ी दिक्कत हो सकती है ना। लेकिन इस टाइप की चीजें या गैस पैदा कर दें शरीर में, वो वाली चीजें खाएंगे तो भी रुक्षता आ जाएगी। या इतना भारी खाना हो, देखिए हल्का तो हो भोजन, लेकिन वो क्या हो, रूक्ष ना हो। मक्खन वक्खन लगा के खाएं, गाय का घी लगा के खाएं, तो ऐसे समय में संचय वात का नहीं होगा। वात का दुश्मन कौन? तेल, कौन सा टाइम में चिकनाई। बोले? गर्मी के दिन, वात ओके। के दिन, संचय के दिन, ग्रीष्म ऋतु में संचय हो रहा है। ठीक है। अब संचय हो गया, चलो हमने रूक्ष भोजन कर लिया और गर्म आहार लेना शुरू कर दिया और रूक्ष हो गया, तो क्या हुआ? रुक्ष वात संचय। रुक्ष भोजन मतलब कि ड्राई फ्रूट, ड्राई 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 मतलब ड्राई फ्रूट आएगा उसमें ना? किस टाइप का ड्राई, खाना आएगा? बॉडी में ड्राइनेस पैदा करने वाला, जैसे सूखे, अभी मैंने बताया ना आपको, सूखे अनाज हो गए, है ना, जिसमें घी तेल चिकनाई का काम ना हो, ऐसे। अच्छा, ड्राई फ्रूट भी आएगा इसमें? बिल्कुल। ड्राई फ्रूट में कौन से वाले ड्राई फ्रूट आ जाएंगे? बादाम आ सकता है, वो तासीर में गर्म है ना। ऐसे समय में लेंगे तो शरीर में गर्मी बढ़ाएगा। लेकिन ये बादाम में अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, उसमें बढ़िया क्वालिटी का, वो जिसमें ऑयल हो, ऐसा बादाम लेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं बादाम को क्या करो, पानी में डाल करके फिर खाओ, तो पानी में क्या होगा, फूल जाएगा, उसमें रुक्षता नहीं रहेगी। सीधे ही ऐसे उठा के खाने लगेंगे तो फिर ये रुक्षता पैदा कर देगा शरीर में, क्योंकि वो तासीर में गर्म भी है ना, तो रुक्षता पैदा करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बादाम को पानी में गला देते हैं, रात भर रखते हैं और सुबह उसको घिस करके फिर खाते हैं। सीधे खाओगे तो वो कोई फायदा नहीं करने वाला। अच्छा, तो बाथरूमी को उष्ण युक्त और रुक्ष आहार नहीं खाना चाहिए, जो खाबर में हाँ जिस खाबर में उष्ण हो और रुक्ष हो। हाँ, ओके। ठीक है ना। तो वात जब भी बड़ा हो या ग्रीष्म ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु में संचय होता है वात का, या वात के कोई रोग हो रखे हैं शरीर में, तब भी ऐसे आहार नहीं लेंगे। लेंगे तो बढ़ जाएगा रोग, है ना, तो प्रकोप और बढ़ेगा। प्रकोप का कारण है। अब वात में प्रकोप के कारण क्या हो सकते हैं? वात में शीत से ठंडा खाना खाओगे तो आपका क्या होगा, प्रकोप और ज्यादा बढ़ेगा। यानी पुराना भोजन बना हुआ हो, जैसे चावल को कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। अभी मैंने बहुत लोगों के देखे, बड़े बड़े लोगों के, अच्छे अच्छे लोगों के, जो बहुत ज्यादा स्वास्थ्य कॉन्शियस है, उनके घरों में भी ये स्थितियां देखी मैंने। चावल को क्या करते हैं, रात को बच गए, फ्रिज में रख दिया, सुबह उठ करके उसको, सभी लोग कर रहे हैं, ज्यादातर मैंने ज्यादातर को देखा, फिर वो प्याज व्याज डाल के कुछ ऐसा या कुछ ऐसा तड़का वड़का लगा के उसको सेक लेते हैं, पोहे के जैसा हो जाता है सुबह, और बड़ा टेस्टी ऐसा बोल के खाते हैं। उसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐसा टेस्टी मिला मिलू के बना बनू के कर लेते हैं। ये और ज्यादा खतरनाक है। चावल को बनने के बाद और आलू को कभी भी बनने के बाद में दोबारा गर्म किया तो खतरनाक। तो प्रकोप के कारण में हम देख रहे हैं शीत से, यानी ठंडा हो, ठंडक से रोग बढ़ जाएगा, ठंडक से रोग बढ़ेगा। तो आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में क्या हो रहा है, वात का संचय हो रहा है, और वर्षा ऋतु में ठंडी ठंडी फुहार आती है, जब जोड़ों के दर्द लोगों को बड़े सताते हैं। ज्यादातर लोगों को या जिनको अर्थराइटिस है, इस बारिश के काल में बहुत, क्योंकि ठंडी ठंडी शीत जैसी ठंडी हवा लगती है और उनके दर्द और बढ़ जाते हैं। भीग गए तो भी कईयों को सिर में दर्द हो जाता है। तो ये क्या है, सिर में दर्द, वही वात है। वात बढ़ा हुआ है और बारिश में भीगने के कारण शीत यानी शीतलता का गुण शरीर में और पैदा हो गया और ज्यादा रोग बढ़ गए।
शमन के कारण। अब यदि आपने शमन ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी कर रही है, तो उसके लिए कारण क्या बनेंगे? उष्ण युक्त स्निग्ध आहार का प्रयोग करेंगे तो वात का शमन होने लगेगा। यानी स्निग्ध यानी चिकने आहार, तेल घी ऐसा कुछ तो यूज करेंगे तो वात का दुश्मन है तेल। पित्त में देखेंगे तो पित्त शीत युक्त तीक्ष्ण आहार। तीक्ष्ण का मतलब तीखे, जो काली मिर्च वगैरह ऐसे डाल दिया, मिर्च डाल दिया, हरे मिर्च डाल दिया, या हरी मिर्च के बीज भी बहुत ज्यादा तीखे होते हैं, उसके खोल से ज्यादा तीखापन पित्त को बढ़ाने वाला काम करते हैं। तो संचय के कारणों में क्या है? तीक्ष्ण आहार, तीखे आहार, चटपटे मसालेदार आहार, ये सब खाएंगे तो क्या होगा? पित्त इकट्ठा होना शुरू होगा। प्रकोप किससे होगा? प्रकोप उष्ण से, यानी गर्म है क्योंकि पित्त और ज्यादा अग्नि तत्व है उसके अंदर। और फिर वहां पर जैसे आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रखी है, तो आपने गरम गरम खाना तवे से उतरते या जैसे ही मतलब थोड़ा सा ठंडा करके नॉर्मल कंडीशन में आ जाए तब खाओ तो एसिडिटी वगैरह नहीं होगी। लेकिन बहुत ज्यादा एकदम गर्म सीधा ही उठा के कईयों की आदत होती है, ऐसे लोग जीवन भर रेंटेक ऐसी दवाइयाँ खाते ही रहते हैं। तो प्रकोप का कारण क्या हो रहा है? उष्ण यानी गर्मी से बढ़ रहा है। अब शमन कैसे होगा इसका? शीत युक्त मंदादि गुण, जो आपके एसिड को कम कर सके, ऐसे मंदादि गुण यानी मंद कर दे, जो एसिड को मंद करे, अग्नि को मंद करे, अग्नि को शांत करे। अग्नि को कौन शांत करता है? घी। तो गाय के घी वाली चीजें जो है हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो शीत युक्त मंदाग्नि वाले गुण, मंदादि गुण यानी धीमा कर दे उसको, अग्नि को, ऐसे गुण वाले आहार ग्रहण करें तो ये क्या होगा? शमन अपने आप हो जाएगा। तो शमन के कारणों में ये हो गया। कब की चर्चा कर लेते हैं। शीत युक्त स्निग्ध गुण इकट्ठा कब होगा? शमन कब होगा? शीत युक्त, जैसे केला है, केला क्या कर रहा है? कब को बढ़ा रहा है। कब आपके शरीर में ऑलरेडी शमन हो चुका, उसका संचय हो रहा है शरीर में, और उस समय आपने केला और खा लिया और स्निग्ध चिकनी चीजें और खा ली और ऊपर से पानी वानी पी लिया, बहुत जबरदस्त इकट्ठा होने लगेगा, कफ बनने लगेगा शरीर में। या भारी खाना खा लिया जो पचने में हमारी क्षमता से बाहर था, तब भी ये होने लगेगा। कारण क्या है उसको बढ़ने के? प्रकोप के, उष्ण से। तो जो प्रकोप होगा वो जैसी गर्मी आएगी तो कफ पिघलने लगेगा और पिघल के शरीर में यहाँ वहां से नाक में से निकलेगा, कहीं और से निकलेगा, मुंह में आएगा, तो आपको क्या होगा? इसका प्रकोप देखने को मिलेगा। तो गर्मी से क्या होगा? कफ प्रकोपित हो जाता है। शमन के कारण में देखें तो शमन कैसे होगा? बिल्कुल गर्मी युक्त वृक्षादि गुण वाले आहार यदि ग्रहण करते हैं, जैसे भुना हुआ चना है, भुनी हुई मूंगफलियां, रोस्टेड वाले सब कुछ यदि ग्रहण करते हैं तो आपके कफ का ऑटोमेटिकली शमन हो जाएगा, आपको दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ऐसे ही वजन कम करना है तब भी क्या होगा? वजन कम करना है तो हम वृक्षादि गुण वाली चीजें खा सकते हैं, है ना। हमें भूख लग रही है, तेल घी की चीजें ना खा करके वजन कम करना है तो उसको क्या कर लेंगे? उसके लिए या चावल आवल मांड वाली चीजें ना खा करके क्या कर देंगे? उसमें वृक्षादि गुण, जैसे भुने हुए चने, भुने हुए मूंगफली, भुने हुए बाकी चीजें जो है रोस्टेड, या जौ है, जौ को भून करके सत्तू वत्तू है, इस टाइप की चीजें खाएंगे तो वजन थोड़ा कंट्रोल में रहेगा।
अब देखते हैं दोष प्रकोप के कारण, यानी दोष हो तो रहा है लेकिन इसके प्रकोप के मुख्य कारण तो हमने देख लिया, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा और इसमें गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो त्रिदोष प्रकोप होना ही रोग उत्पत्ति का कारण है। यानी दोष यानी रोग जो है, रोग उत्पत्ति कैसे होती है? रोगों की उत्पत्ति शरीर में तभी हो सकती है जब त्रिदोष प्रकोपित हो जाएंगे, वही रोगोत्पत्ति का कारण है। इसके प्रकोपित होने से 3 प्रमुख कारण होते हैं। इसके प्रकोपित होने में 3 प्रमुख कारण होते हैं। वो कारण क्या हो सकते हैं? असात्म्य इंद्रियाय संयोग, यानी असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग। तो ऐसा संयोग जो बने असात्म्य, जो हम खाना खा रहे हैं जो हमारी इंद्रियों के लिए सूटेबल ना हो, या असात्म्य हो। असात्म्य उसे कहा जाता है जो हमारे शरीर को सूट नहीं कर रहा हो। किसी को कोई चीज सूट कर रही है, अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से भोजन होना चाहिए, लेकिन उसकी प्रकृति नहीं है वो, लेकिन वो ग्रहण कर रहा है, तो फिर क्या होगा? वो असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग बन जाएगा उसके लिए, तो रोग का कारण बन जाएगा। ठीक है। काल, दूसरा कारण क्या हो गया? काल। काल जैसे सर्दी का काल चल रहा है और हमको जुकाम हो गया, कफ के रोग प्रकोपित हैं, ऐसे समय में हम केला वेला ऐसी चीजें और खा लेंगे तो क्या होगा? ये काल के विपरीत हो गया, उस समय के विपरीत हो गया, तो भी रोग आएगा। कर्म, ऐसा कोई कर्म कर लें, जैसे सर्दी के दिन है, सर्दी में उठ करके हम ठंडे ठंडे पानी में जाके नहा रहे हैं, बर्फ के अंदर जाके घूम रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ऐसा कर्म करेंगे, ऐसे कार्य करेंगे तो बिल्कुल पक्का बीमार होना पक्का है। ठीक है। ये 3 मुख्य कारण बताए हुए हैं। इन तीनों का हीन योग, अति योग, मिथ्या योग होना ही दोषों के प्रकोपित होने का कारण बनता है। इन तीनों का हीन योग का मतलब होता है जिस चीज की शरीर को जरूरत है और उसमें हीनता आ गई है, उसमें उसको जो जरूरत के मुताबिक उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो वो हीन योग हो गया। या अति योग उसे कहा जाता है कि जैसे थोड़ा सा हल्का सा सर्दी के दिनों में हमने हल्का कोई बात बढ़ गया है, तो बैलेंस में थोड़ा 1 आध पीस केले का खा लिया तो चले, लेकिन क्या होगा? जरूरत से ज्यादा अपन खा जाएं, 3 4 5 केले और जुकाम हो रहा है, ये हो गया अति योग। ये अति योग और मिथ्या योग, जरूरत से ज्यादा हो जाना, वो भी मिथ्या योग है। यानी जरूरत से ज्यादा कम हो गया, ज्यादा हो गया तब भी मिथ्या योग है। होना ही दोष के प्रकोपित होने का कारण है। तो असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, अब पहले को हम समझते हैं ये क्या बीमारी है। इंद्रियों का अपने अर्थों के साथ, फिर से बोलता हूं, इंद्रियों का अपने अर्थों के साथ संयोग। अब इसमें भी 3 प्रकार हो गए, हीन योग, अति योग और मिथ्या योग। उदाहरण के लिए हीन योग हम समझते हैं अल्प संयोग। उदाहरण, ज्यादा दूर की चीज को देखना। अब हम देख तो पा नहीं रहे, जबरदस्ती आंखें गड़ा करके हम देखेंगे तो हमारी इंद्रियों के साथ में क्या हुआ? अति योग हो गया, ये सॉरी हीन योग हो गया। हीन योग मतलब ये हुआ कि जिस चीज को हम पा नहीं सकते, जबरदस्ती उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही सुनने की जो हमारी शक्ति है वो बहुत
कम आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, जैसे 20 डेसिबल के नीचे हम 20 के नीचे चूहे सुन सकते हैं, बिल्ली सुन सकती है, कुत्ते सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो आज का जो आधुनिक विज्ञान बोलता है उसके आधार पे जो पैरामीटर है उससे नीचे की आवाज को जबरदस्ती सुनने का प्रयास कर रहे हैं और रेगुलर कर रहे हैं। जैसे फोन के अंदर हम जबरदस्ती कान गड़ा करके जबरदस्ती सुन रहे हैं और बहुत हल्की आवाज आ रही है, आसानी से नहीं हो रही है। हमारी इंद्रियों के साथ में हम क्या कर रहे हैं, मतलब हीनता कर रहे हैं, बहुत जरूरत से ज्यादा उसको काम में ले रहे हैं। ये हीन योग हो गया। अतियोग कैसे होगा, तो अतियोग को भी हम समझते हैं। अतियोग में क्या हुआ, अतिशय संयोग, यानी ज्यादा नजदीक की चीजों को देखने और सुनने की कोशिश करना। जैसे बहुत करीब किताब को लेके पढ़ना, ये क्या हो गया, अतियोग। बिल्कुल पास में ही ले आए, है ना, तो फिर तो नजरें कमजोर हो गई ना, खराब हो गई। ये उदाहरण हो गया एक सटीक, ज्यादा नजदीक की चीजों को देखना और सुनना। कोई बहुत ड्रम बम बैंड बाजे बज रहे हैं और उसके एकदम पास जा करके सुनने का, जबरदस्ती कान लगा रहे, कान फटे जा रहा है? तो ये क्या हुआ, अति योग हो गया। मिथ्या योग, मिथ्या को क्या है, भयानक दृश्य देखना, कोई एक्सीडेंट जो हम सहन नहीं कर पाते, हमारी भावनाएं उससे आहत हो जाती हैं, है ना, तो भावनाओं को आहत करने वाला कोई दृश्य देख लेना या भयानक दृश्य देख लेना जिससे हमको डर लगता हो या जिन चीजों से हमको परहेज करना चाहिए, हम वो ऐसे दृश्यों को देख लेते हैं। या दुर्गंध, जैसे कहीं अब बारिश हो गई है, कीचड़ है, पूरा सना पड़ा है, गंध मार रहा है पानी चारों तरफ से, ऐसी दुर्गंध के पास में उसको जा करके सूंघना या उसमें रहना। और मुंबई के अंदर को काफी लोग ऐसे हैं जो स्लम के अंदर रहते हैं। भारत की जनसंख्या 65-70% स्लम में ही है, तो वो लोग तो ये मजबूर हैं करने को। तो ऐसी क्रम में रहना, दुर्गंध को सूंघना, ये क्या हो गया, मिथ्या योग, जिसकी जरूरत ही नहीं है हमारे को, किसी चीज की जिसकी जरूरत नहीं, जबरदस्ती हम कर रहे हैं। जैसे इत्र लगा लेते हैं जरूरत से ज्यादा, इत्र को भी हम सूंघ रहे हैं जबरदस्ती, ये केमिकल है एक तरह का, प्योर इत्र तो अभी रहा नहीं। डिओडेंट्स वगैरह होते हैं, इनको रूम स्प्रे होते हैं, इनको जो अति दुर्गंधित होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा दुर्गंध देने वाले हैं, बहुत ज्यादा खुशबू देने वाले, ये सब हमारे को बीमारी का कारण बनाते हैं, बीमार होने के लिए प्रेरित करते हैं। ये हो गया क्या, मिथ्या योग, जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, वो सब मिथ्या हो गया। ठीक है, जबरदस्ती हम। अब काल को ऋतुओं से माना जाता है। ऋतुएं हमारी 6 ऋतुएं। अब हीन योग इसमें कैसे होगा, ऋतुओं में अल्प होना, उदाहरण जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, हम समझ रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में कम गर्मी पड़ना, है ना, ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का मौसम है, तो इसमें अच्छी गर्मी पड़नी चाहिए, नहीं तो पानी का वेग बनेगा नहीं तो बारिश भी अच्छी नहीं होगी, है ना, ये होना चाहिए था, लेकिन कम गर्मी पड़ना, ये हो गया हीन योग, यानी वो ऋतु कमजोर हो गई है, उसमें हीनता आ गई है। अति योग में क्या होगा, अतिशय होना, उदाहरण के लिए ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाना, है ना, तो वो हमारे लिए भी खतरनाक है, ये अति योग हो गया। मिथ्या योग क्या है, विकृत होना, यानी ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, वर्षा या सर्दी पड़ने लग जाना, और सर्दी के दिनों में गर्मी पड़ने लग जाना, ये ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं, ये मिथ्या योग। मिथ्या क्यों कहा है, कि जिसकी आवश्यकता नहीं, वो सब मिथ्या, मतलब जिन हमने ऐसे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी जिसकी आवश्यकता थी नहीं, जबरदस्ती करके कर दिया, अतिशय कर लिया,
तो ये सब क्या हो गए, मिथ्या योग में आ जाएंगे। कर्म, बुद्धि द्वारा किए गए कर्म, कामिक, वाचिक, मानसिक, तीनों कर्म आते हैं। काम वासना, ये सब ऐसे दृश्यों को देखना, ऐसी फिल्मों का देखना, है ना, ये कामिक हो गया। वाचिक यानी ऐसी चीजों को पढ़ना जरूरत से ज्यादा, जो हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा करती हो या विपरीत गति की तरफ हमें मानसिक रूप से अग्रेसित करती हो, तो मानसिक, तीनों ही कर्म आते हैं। ये कर्म में आ गए। अब ये इसका भी हीन योग होगा। हीन योग क्या कहलाएगा इसमें, कम मात्रा में प्रयुक्त करना। जैसे उदाहरण को देखें तो हम ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से बचने के लिए उपचार कम करना। अब गर्मी पड़ रही है, हम क्या करते हैं गर्मी की ऋतु में, पंखा चला लेते फिर भी बात नहीं बनी, कूलर चला लेते फिर भी बात नहीं बनी, एसी चला लेते हैं। तो ये जो जरूरत से ज्यादा हो गया है ना, देखिए हीन योग उसे कहा गया है जो कम मात्रा में प्रयुक्त होना। यानी गर्मी पड़ रही है, हम जबरदस्ती कपड़े ऐसे पहने हुए हैं जिनसे हमारे शरीर में बीमारियां आए या बहुत ज्यादा गर्मी लगे। गर्मी पसीना आएगा तो शरीर में वो पसीना गलन पैदा कर देगा, स्किन चमड़ी के जुड़े हुए रोग पैदा कर देगा, है ना। ये क्या हो गया, हीन योग। कम गर्मी तो थी लेकिन ग्रीष्म ऋतु में भी गर्मी से बचने के हमने उपाय कुछ भी नहीं किए, ये हो गया हमारा हीन योग। अति योग, ज्यादा प्रयुक्त करना, यानी गर्मी से बचने के लिए ज्यादा शीतल उपचार किया तो रोग उत्पत्ति होगी। हम सीधे एसी में जाके बैठ गए तो फिर क्या होगा, रोग की उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी। सीधे एसी में जाके आप बैठ जाओगे तो रोग की उत्पत्ति होगी। मिथ्या योग क्या, विकृत कर्म करना। विकृत कर्म क्या होगा, जो काम हमें जरूरत ही नहीं है करने की वो सब करने लग जाना। जैसे वेग का धारण, 13 वेगों का हमने देख ही लिया है, आपको पता है। राग द्वेष, राग द्वेष दूसरों के प्रति आपके विचार जो है मन में जबरदस्ती के घृणित भाव पैदा करना, उनके प्रति राग द्वेष पैदा करना, ये क्या है, मिथ्या योग। इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, जबरदस्ती में सोचे जा रहे हैं वो ऐसा होता तो ऐसा होगा, क्या पता वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो चाहे भले ही सामने वाला कुछ सोच ही नहीं रहा, लेकिन जबरदस्ती ये मिथ्या चीजें पैदा करना जिसकी आवश्यकता ही नहीं। ये सब फालतू दिमाग के खेल हैं। इनके विषय में आचार्य कहते हैं कि इन सभी क्रियाओं या कारणों से ही शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है। तो पहले शरीर में क्या होता है, मानसिक रोग आते हैं। हम कचरा पट्टी दिमाग में भरते रहते हैं जबरदस्ती, वो ऐसा है वो ऐसा है, उसके राग द्वेष सब कुछ पालते रहते हैं, जबकि सामने वाले को इस पर कोई असर नहीं पड़ता। खाली अपने मनोभाव, अपने मन को हम विकार की ओर ले जा रहे हैं। ये जो विकार हैं ये तो बढ़ेंगे, पहले मानसिक आएंगे फिर शारीरिक पैदा होने लग जाएंगे। उनमें तनाव पैदा होगा तो शरीर के अंगों में रोग शुरू हो जाएंगे तनाव से। तो इस प्रकार की चर्चा उन्होंने आचार्य जी ने कही, महर्षि वाग्भट ने, महर्षि या आचार्य जो भी बोलना है। क्योंकि आचार्य इसलिए कहा गया है इनको, क्योंकि यही सब करता था। तो हमारे यहाँ डॉक्टर तो होते नहीं, आयुर्वेद में सब आचार्य हैं, है ना, या गुरुजन हैं। डॉक्टर तो ये अंग्रेजी वाला हो गए हैं काम, अंग्रेजी वाली पद्धतियां हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ या तो आचार्य होंगे या गुरु होंगे, है ना।
आचार्य वही व्यक्ति जो आचरण का पालन करता होगा, उस विषय का आचार्य, इसका मतलब उस विषय का आचरण करता होगा। गुरु, गुरु से हम ये आश नहीं कर सकते, वो तो दिशा तो देता है। इसलिए कहा गया है कि गुरु करे सो ना कर, गुरु कहे सो कर। तो आपने गुरुजी को देखा, अगर गुरुजी व्यंजन खा रहे हैं तो आपने भी खाने शुरू कर दिए। नहीं, अकल में मतलब नकल में भी अकल लगानी है। तो गुरु कहे सो कर, गुरु करे सो ना कर। गुरुजी तो दो पैग लगा के बैठे हैं, लेकिन अपने बच्चों को सभी कोई भी बिगड़ने से रोकते हैं और मात्र भाव रखता है गुरु। लेकिन आचार्य के खेल में यह है, वो आचरण को पालन करता है पूरी तरह से। तो दोनों का फर्क मैंने आपको बता दिया। यहाँ इसलिए हम लोग आचार्य कहते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से उसको पालन करते हुए अपने जीवन को निरोग बनाया, निरोग बना करके लोगों को बताया, चल उस मार्ग पे, सब मार्ग पे चल के बताया, इसलिए वो आचार्य कहलाए। तो रोग का मार्ग क्या हो सकता है? रोग तो आएंगे, लेकिन कौन से मार्ग से आएंगे, इसका भी उन्होंने वर्णन करते हुए बताया है। उपरोक्त कारणों से प्रकोपित हुए दोष शरीर में रोग उत्पत्ति करने के लिए जिन मार्गों को धारण करते हैं वही रोग मार्ग कहलाते हैं। रोग के मार्ग की परिभाषा उन्होंने ऐसे की है कि जिस मार्ग से मतलब प्रकोपित होते हुए दोष जो हैं, ऊपर के सभी जो दिए हुए कारण हैं, उन कारणों से प्रकोपित हुए दोष शरीर में वो रोग उत्पत्ति करने के लिए जिन मार्गों को धारण करते हैं, या वही मार्ग क्या कहलाएंगे? रोग मार्ग कहलाएंगे। इनकी संख्या भी उन्होंने 3 बताई है: शाखा, कोष्ठ, अस्थि संधि। तो शाखा, शाखा क्या है? बाहरी रोग मार्ग, वो हो गई हमारी शाखा। तो आश्रय क्या होगा उसमें? किन में आश्रय लेंगे? वो रक्त आदि धातुएं और यह त्वचा, बाहरी भाग, शरीर के बाहरी भाग है ना, ये शरीर के बाहरी भाग है। आंतरिक भाग क्या है? हड्डी वड्डी अंदर का, लीवर वीवर ऐसे है, ये बाहरी भाग। त्वचा आपको बाहर से दिखती है। रक्त आदि धातुएं, रक्त धातु पूरे शरीर में बाहरी भाग घूम रहा होता है। आप जैसे कट लगता है तुरंत आपके ब्लड आ जाता है ना, तो ये बाहरी भाग। ये क्या कहलाएंगे? शाखा। रोग, अब ऐसे में रोग क्या है? गंड। अब इसमें गंड का मतलब कहीं भी आप जो जो रोग, जैसे गल गंड हो गया, गले के अंदर कोई गांठ वो हो गया, रोग रुकावट आ गई, तो गलगंड हो गया, गले में सूजन है। अलजी, अर्बुद, अर्श, शोप, गुल्म। शोप सूजन, गुल्म का मतलब गोला वोला गैस का आता जो है वो। अर्श, पाइल्स वगैरह इस टाइप की चीजें हो गई। अर्बुद यानी गांठ, कैंसर वेंसर की भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि कैंसर की भी हो। अलजी और गंड, ये जो है कहाँ होंगे? बाहरी हिस्सों में होते हैं अक्सर कर। कहाँ होते हैं? ये शाखाओं में होते हैं। शाखा यानी ऐसी शाखा जो यात्रा कर शरीर के न्यूट्रिशन वैल्यू को पहुंचा रही हुई है। शाखा यानी यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला। अब दूसरा क्या है? दूसरा हो गया कोष्ठ। कोष्ठ का मतलब अंतर मार्ग, अंदर के वाले। कोष्ठ जहाँ कोई चीज इकट्ठी हो सकती है वो। तो क्या हो गया? उसके अंदर देखेंगे तो आश्रय, उनके जगह कौन सी होंगी? महास्रोतज,
महास्रोतज यानी ये सबसे बड़ा स्रोत जो शरीर को न्यूट्रिशन वैल्यू देता है वो तो क्या है, आमाशय, पक्वाशय, है ना, इस तरह से। अब इनमें रोग क्या है? रोग ऐसे होते हैं वमन, उल्टी उल्टी, अतिसार, दस्त, है ना। आमाशय पेट की बीमारियां क्या होती है? यही तो होती हैं। श्वास, काश, ज्वर, हर्ष, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। गुल्म, शोक, सूजन, विसर्प, ये सारे रोगों के नाम आ गए। तीसरा वाला देखें तो अस्थि संधि यानी हड्डियों के जो जोड़ हैं, ये क्या है? मध्यम रोग मार्ग है। एक तो बाहरी हो गए, एक आंतरिक हो गए। आंतरिक और बाहरी के बाद में बचा क्या? शेष मध्यम यानी बीच के। अब इनके आश्रय क्या होंगे? मर्म स्थल जितने भी हैं बॉडी के अंदर वो होंगे। संधियां, जोड़ होंगे जितने भी, अस्थि, हड्डियां होंगी, शिरा, स्नायु, ये सारी चीजें आ गई। इनमें योग रोग क्या क्या आएंगे? तो यक्ष्मा है, पक्ष, बद्ध, शिरो रोग, हृदय रोग, हार्ट के रोग, संधियां, जोड़ वगैरह, इससे अस्थियों के रोग हो गए, राइट। पक्षवत, ये बाहों के इसके आसपास के यक्ष, अपने फेफड़ों के, इनके सबके रोग आगे, ये सारी इसमें सम्मिलित हैं। त्रिदोष के प्राकृत कर्म। अब त्रिदोष के प्राकृत कर्म क्या हो सकते हैं? तो मुख में कसेलापन, वात का बढ़ना होगा शरीर में, तो त्रिदोष के प्राकृत कर्म बढ़ेगा नहीं। और वात यदि बिल्कुल बॉडी में समान रूप से बढ़िया काम कर रहा है, यानी प्रकृति के हिसाब से वो सम अवस्था में है, प्राकृत कर्म कहलाएंगे, हैं। तो वो क्या देगा शरीर में? कसेलापन देगा, मुंह के अंदर कसेलापन हल्का सा रहेगा। श्याम, श्याव यानी अरुणा वर्ण, यानी थोड़ा सा संपन्न। शुष्कता यानी ड्राइनेस देगा। रूक्षता, वात के गुण हैं ये सारे, ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नया तो है नहीं। रोमांच, तर्पण, प्यास जिसको बोलते हैं, संकोच, वेदन, तोद, स्रंस, व्यास, व्यद, व्याप, सार, ये संस्कृत के नाम है। हिंदी में हम सभी जानते हैं, अंग्रेजी में भी हम लोग जानते हैं, तो उसमें ज्यादा विशेष कुछ समझने का विषय है नहीं। कुल मिला के वात का गुण ये समझो, जहां भी सूखापन आ गया, अब वो नाम उसको कुछ भी दे दो आप। पित्त के बारे में देखें तो पित्त मुंह में कटु अम्ल रस की प्रतीति कराता है। देखिए, मुंह में कसेलापन कौन प्रतीत कराएगा? वात का गुण। वात बढ़ जाएगा तो क्या होगा? मुंह में कसेलापन, स्वाद ज्यादा आएगा। पित्त बढ़ जाएगा तो क्या होगा? कटु अम्ल रस की प्रतीति कराएगा। कटु का मतलब तीखापन, जैसे मुंह में खट्टा पानी आ जाता है ना, जलन करता है, एसिडिटी वाला, तो ये क्या आएगा? ये कब होगा? मुंह में पित्त बढ़ेगा तो शरीर में पित्त की वृद्धि हो जाएगी, या पित्त कुपित हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन प्राकृत लक्षण क्या है? प्रकृति के प्रदत्त लक्षण है ये प्राकृत लक्षण। तो मुंह में हल्का सा ये कटुपन लाएगा, और यदि प्रकुपित हो जाएगा तो ज्यादा कर देगा, फिर एसिडिटी बन जाएगी। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। तो अम्ल रस की प्रतीति कराएगा। पांडु व अरुण वर्ण को छोड़कर सभी वर्ण पीत के कारण होते हैं। देखिए, दो ही वर्ण आप सोच लो, क्या कौन कौन सा? पांडु, पीलापन जो बॉडी में आ रहा है,
है ना। अरुण वर्ग, ये जो हवा का जो वो रहता है, अरुण वर्ण को छोड़ करके, ये दो वर्ण को देख लो, ये दोनों को छोड़ करके सभी वर्ण पित्त के कारण होते हैं। या बीमारियों के संबंध में देखें तो दाह, जलन वलन शरीर में, ये आपको पता है, ये आप पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। पाक, श्वेत, पसीना वसीना जो आता है, तीव्रता, स्राव, कोई शरीर के अंदर से कोई भी चीज स्रावित होगी, बाहर निकल रही होगी, इसका मतलब वहां अग्नि तत्व बढ़ गया, बॉडी में बाहर निकल रहा है। कोथ, शिथिलता, मद, मतलब जैसे शराबी टाइप होता है ना, इस टाइप के, मूर्छा, बेहोशी आना, ये सब पित्त बढ़ने के कारण होता है। कफ, और कफ होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा? कफ का जो नैसर्गिक गुण क्या है, यानी प्राकृतिक गुण क्या है? मुंह में मधुरता व लवण रस की प्रतीति, हल्का सा नमकीन और मीठा। मुंह में ये दो रस आ रहे हैं तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कफ के कारण है। श्वेतपन यानी सफेदापन, जीभ के ऊपर सफेद लेयर देखते हैं। यदि ये प्रकृति प्रदत्त लक्षण है इसका, और यदि कफ बढ़ जाएगा बॉडी में तो क्या होगा? जीभ पर सफेद लेयर, डॉक्टर बोलते हैं ना जीभ दिखाओ, है ना। ये इसी कारण से बोलते हैं। वो देखते हैं कि इसमें क्या इंडाइजेशन वगैरह तो नहीं है, कफ तो नहीं बढ़ रहा है। अब वो पूछ रहे होते हैं आयुर्वेद वालों को देखकर एलोपैथी वाले जहां पर कफ की, मान लो कफ की व्याख्या सिर्फ खांसी है ना, खांसी जुकाम, कफ कोल्ड का मतलब खांसी और जुकाम। श्वेत वर्ण, सफेदीपन, अति निंद्रा, बहुत ज्यादा नींद, भारीपन, गुरुता, आलस आना, ये सब क्या है? कफ की वृद्धि के लक्षण है ना। स्निग्धता, शीतलता, कठिनता, ठंडू, स्रोतोवरोध, स्रोतों का अवरोध हो जाता है, अवलेप, ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नया उसमें नहीं। सूजन वूजन होना और पाक न होना, ये इसकी प्रकृति प्रदत्त लक्षण है, ये सारे हमारे उसमें दिए हुए। दोष के भेद, वृद्धि क्षय के अनुसार शरीर में दोषों के 62 भेद बताए गए हैं। कोई चीज बढ़ गई है, कोई चीज घट गई है, इसके अनुसार 62 प्रकार के भेद बताए गए हैं। इसके दोषों के भेद 62 प्रकार के बताए। रोग की 10 विध परीक्षा, तो रोग की जो 10 विधि से परीक्षा हम कर सकते हैं। दुष्य, देश, देश काल, कौन से देश का है बंदा, काल, किस समय आपके पास आया, अग्नि, उसकी अग्नि कैसी है, प्रकृति उसकी देखेंगे, है ना। दुष्य, सबसे पहला दुष्य, यहाँ पर दुष्य का मतलब यह है जो भी दोष है वो दूषित है या नहीं, क्या कंडीशन है। देश, कौन से देश का है बंदा, काल, किस काल में इसको प्रॉब्लम आई है, अग्नि, अग्नि कैसी है इसकी, घटी हुई की बढ़ी हुई, प्रकृति, प्रकृति देखेंगे वात पित्त कब क्या है, वय, तत्व, आहार, रोग, खाना किस प्रकार का खाता है, रोग, कौन सा रोग है, तत्व, क्षमता कितनी शरीर में रोग को झेलने की है कि नहीं है, कि भिन्न भिन्न अवस्थाओं की विवेचना, इन सभी का सूक्ष्म ज्ञान करके ही चिकित्सा करनी चाहिए। समझ में आ गया? चिकित्सा तब करनी है जब तक कि 10 विध परीक्षा नहीं हो जाए। आजकल 10 विध परीक्षा होती है क्या? रिपोर्ट भेज देना जरा, ऐसे बोलते हैं।
अब रिपोर्ट में क्या आता है नहीं आता है वो तो अब बताइए कि क्या रोग ठीक होना है नहीं होना है, आप सब समझदार। दोषों का शरीर में स्थान क्या क्या हो सकता है? दोष, वात और पित्त हमको पता ही है, सारा देख चुके हैं। तो शरीर में स्थानों के बारे में कोई विशेष अपन चर्चा अभी नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोषों के भेद भेद हम देख चुके हैं। वृद्धि और क्षय के अनुसार शरीर में दोषों के 62 भेद बताए गए हैं। रोग की अग्नि, ये परीक्षा जो है हमने परीक्षा के स्थान भी देख लिए। तो इस तरह से बाकी भी वही है। वात के फिर वापस भेद आ जाएंगे उसी के अंतर्गत कि भाई कौन सा दोष है, कौन सा भेद है, कर्म उसके क्या है, ये जांचने जरूरी है। अष्टविध या 10वीं परीक्षा में यही सारी चीजें देखने की है। तो उनके कर्म क्या थे, कर्म बिगड़ गए, स्थान क्या थे, स्थान कौन से स्थान पे चले गए। तो ये दोषों का परीक्षा उसी आधार पे की जाती है। आप जान चुके हैं कि कर्म क्या है। जो जिस का कार्य कर रहा है वो ना करते हुए कुछ और कर रहा है तो इसका मतलब दूषित हो गया। स्थान जहाँ होना चाहिए वहां ना होकर के कोई दूसरे स्थान पर चला गया तो दूषित हो गया। बस यही सारी चीजें। तो इस तरह से हमने आज दोषों का क्रम देखा, रोगों की उत्पत्ति का कारण समझा, समय चक्र और ये सारी चीजें दोषादि विज्ञान में हमने समझने का प्रयास किया। तो आज ये पूर्ण होता है हमारा चैप्टर। इसी तरह हम इसका समापन करते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न देना?